हेलो एवरीवन, इट विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए। एंड आई होप कि उसके बाद आपको सारे न्यूमेरिकल्स, थ्योरी पार्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर को आपको लास्ट तक भी एक बार रिवाइज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आपने इसको अच्छे से देखा है तो। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो लास्ट 4-5 क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग थे वही क्वेश्चन है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट इस चैप्टर का तो बचा हुआ नहीं है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that the mass of the earth is 6 multiplied 10 to the power 24 kilogram and of the sun is 2 multiplied 10 to the power 30 kilogram. The average distance between the two is 1.5 multiplied 10 to the power 11 meter. Now अब इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन पहले पूछा क्या है कि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताना है। अर्थ एंड सन के बीच में क्या बताना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना है, तो हमें इसका फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है। हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। फाइन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा ये D है आपका, कंफ्यूज नहीं होना, ये D स्क्वायर है। अब हमें ये भी पता है कि इन दोनों में से क्या करना है, जस्ट हमें एक का मास लेना है कैपिटल M, एक का मास लेना है स्मॉल m। तो हम एक काम करते हैं, सन का मास ले लेते हैं कैपिटल M एंड मून अर्थ का मास ले लेते हैं स्मॉल m। तो ये हमारा ले लेते हैं हम कैपिटल M, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल m। नाउ डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, तो देखो हमें डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज r। अभी d लिया है हमने डिस्टेंस, तो यहाँ ले लो d, r लिखो d लिखो, एक ही बात है। जहाँ पर रेडियस की बात आती है वहाँ हम लिखते हैं r, बट अगर डिस्टेंस की बात है तो हम लिखेंगे d। फाइन, तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। अब जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज आई होप कि यहाँ से आपको दिख रही है कि वैल्यूज जो ऑलरेडी पुट कर रखी है। कैसे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी है 6.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। एज आई टोल्ड यू कि ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। अगर ये लर्न नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। नाउ द कैपिटल एम दैट इज द mass of sun, that is 2 multiplied 10 to the power 30 and the mass of the earth is 6 multiplied by 10 to the power 24. What about the distance? अपॉन में लेना डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ जाएगा 1.5 multiplied 10 to the power 11 मीटर। इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। एंड यू नो वेरी वेल कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इनमें सबसे पहले डेसिमल्स को हटाते हैं और 10 to the जो पावर्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो कर लेते हैं इनकी पावर्स को सॉल्व। देखो क्या करना है, F इज इक्वल्स टू 6.7 तो एज इट इज रह जाएगा, या हम इसके पहले डेसिमल को हटा देते। तो यहाँ से जब मैं डेसिमल को हटाऊंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 10। फाइन, पावर्स को चेक कर लो, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं पावर्स को। यहाँ पर 67 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ना यहाँ आ गया 12 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 30 एंड 24। 30 एंड 24 का मतलब कितना हो गया, 54। चलिए अपॉन इसको ओपन कर देते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अगेन 10 टू द पावर 11 और एक और जो 10 हमारे पास यहाँ है। ठीक है, देखो अब क्या कैंसिल हो सकता है, तो इसमें से कैंसिल होने वाला सिर्फ ये कि पहले हम इन 11 की पावर्स है ना इनको हम ऐड कर देते हैं सो दैट कि हमारी पावर्स कैंसिल हो जाए। तो इनको ऐड करने के बाद यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11 दैट इज 22। सो यहाँ 10 की पावर कितनी आ गई, 23 लिख देते हैं हम, इक्वल्स टू यहाँ ऊपर आ गया 67 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 54 अपॉन, देखो पॉइंट्स यहाँ से भी रिमूव कर दो, 2 रहे मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 11 11 एंड 1 दैट इज 23। फाइन, अब तो जस्ट हमें इनको कैंसिल ही करना है, सिंपल है, कैंसिल कर देते हैं। जब हम सिंपली इनको कैंसिल करेंगे तो देखो यहाँ से हो गया 23 कैंसिल, पावर 23 यहाँ से कैंसिल हो गई, वहां कितनी बचेगी, तो यहाँ बचेगी 31। पावर कितनी रिमेनिंग रहेगी हमारे पास में, पावर रहेगी हमारे पास 31, तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर 31। फाइन,
अब इस 31 में से अगर मैं इस 11 को माइनस कर दूं तो कितना रहा 20। बहुत सिंपल है ये तो। चलिए तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 67 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में तो 15 इंटू 15 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहां देखो 10 टू दी पावर 11, 10 टू दी पावर 31 एंड 10 टू दी पावर है 2, तो 10 टू दी पावर माइनस 11 प्लस 31 प्लस 2। अब देख लेते, अगर मैं 31 में से इस 11 को माइनस करूंगी तो मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा 20, और प्लस 2 कर दिया तो 22, तो 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी 22, यहाँ आगे 10 टू दी पावर 22। फाइन, आई होप कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3 4 जा 12, यहाँ आ जाएगा 3 5 जा 15। अब यहाँ से आ गया f इज इक्वल्स टू कितना 67 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 15 5 जा होता है 75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 22। एंड आई होप कि अब आपके लिए ये बहुत इजी हो चुका है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओनली 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम डेसिमल्स को हटाएंगे सो दैट कि हमारे लिए इजी हो जाए, एंड उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ 67 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 75, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 3.57 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22 न्यूटन। फाइन, इट विल बी द आंसर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने बहुत कर रखे और सिंपल है, फॉर्मूला हमारे पास में है, वैल्यूज हमें गिवन है, तो जस्ट हमें वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। बट द थिंग इज कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में जरा भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आंसर आपका कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक स्टोन है, उसको गिराया गया है, उसको अलाउ किया गया है कि हाँ ठीक है बेटा गिर जाओ आप। क्या हुआ, ये स्टोन हमारे पास में था, इसको हमने गिराया है टावर से, टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। ये 100 मीटर हाई है, मतलब कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है, हाइट कितनी हो गई है, ये है 100 मीटर। अब एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक और स्टोन था, यहाँ पर एक और स्टोन था हमारे पास, जिसको कि हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। तो ये स्टोन उसी टाइम पे, सेम टाइम पे फेंका गया, दोनों को सिमिलर टाइम पे। अब अगर इसको मैंने 10 o'clock पे फेंका होगा तो मैंने इसको भी 10 o'clock पे ही फेंका है वहां से। सो यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे। फाइन, इनिशियल इसकी वेलोसिटी देखो कितनी है, इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइन, एंड कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। कहाँ पर दोनों स्टोन जो है वो मिलने वाले हैं, ये आपको बताना है कि भाई इस पोजीशन पे ये दोनों जो स्टोन्स है वो मिलने वाले हैं। फाइन, अब हमें यही बताना है कि दोनों स्टोन, सपोज मैंने कहा कि ये यहाँ कहीं पे मिल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज तो कहीं की भी हो सकती, कहीं भी मिल जाओ। चाहे हमने यहाँ से इसको फेंका है, एक यहाँ से फेंका गया तो यहाँ मिल जाओ, यहाँ मिल जाओ, यहाँ भी मिल सकते, कहीं भी मिल सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करेगा दोनों की वेलोसिटीज पे। चलिए देखो हमें गिवन क्या क्या है, ओनली हाइट गिवन है एक टावर की, उसके अलावा 25 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी गिवन है, हमें जी की वैल्यू पता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है कि अगर इनकी वेलोसिटीज में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है बेसिकली 9.8। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ ना कुछ तो होगी। इनिशियल क्या थी 0 थी, फाइनल क्या है कुछ और ही है, इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स कि जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा -9.8, बिकॉज इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई, बिकॉज इसको ऊपर फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं जाके तो ये 0 होगा ही होगा, सिंपल है। यहाँ तक तो आई होप कि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज़ें गिवन है वो भी हमने लिख दी है, और जो हमें पता है, जो कि क्या पता होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता होता, तो वो हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कैलकुलेट करना है कि कहाँ पर ये दोनों जो है मिलने वाले हैं और कितने टाइम के बाद मिलने वाले हैं। मतलब इन दोनों को मिलने का टाइम क्या होगा ये भी हमको बताना है, कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने सेकंड्स के बाद मिलेंगे, और
डिस्प्लेसमेंट जो इनकी डिस्टेंस है वो कितनी कवर होगी दोनों की, ये आपको बताना है कि दोनों ने कितनी कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की है। चलिए, अब हमें ये तो पता है कि जो पर्टिकुलर हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं कि जब हमने इसको गिराया है नीचे की तरफ तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और टाइम कितना होगा। तो दोनों का देखो टाइम कितना लिया दोनों ने, सिमिलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही तो दोनों मिलेंगे। अब चाहे वो 10 सेकंड के बाद मिले, चाहे 5 सेकंड के बाद मिले, चाहे 7 सेकंड के बाद मिले, चाहे 2 सेकंड के बाद ही मिल जाए, लेकिन दोनों का ये टाइम तो बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। तो लेट अस अज्यूम कि टाइम जो लिया है, लेट टाइम इज इक्वल्स टू टी फॉर बोथ द स्टोन, दोनों स्टोन्स के लिए है कि कहां पर कब मिलेंगे, ये मिलेंगे टी टाइम के बाद में। फाइन, तो टाइम कितना हो जाएगा टी। तो आफ्टर टी सेकेंड्स दे विल मीट, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स दे विल मीट, आफ्टर टी सेकेंड, सॉरी टी सेकेंड्स के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब टी हमें नहीं पता क्या है, तो हमें ये तो फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए मतलब टी तो हमारा क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। फाइन, आई होप कि इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई है। चलिए, अब हमें क्या देखना है, अब हम देख लेते हैं एक बार कि इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो हमें ये पता है कि डिस्टेंस यानी हाइट और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो सिर्फ एक रिलेशन होता है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + gt, उसमें h नहीं आता। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें h भी आएगा और टाइम भी आ जाएगा। तो हम h और टाइम दोनों वाला ले लेते हैं। तो जब हमने स्टोन को अपवर्ड में फेंका है, डाउनवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। पहले डाउनवर्ड वाला लेते हैं कि व्हेन डाउनवर्ड का मतलब स्टोन को अगर हमने नीचे की तरफ फेंका है उस वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं, स्टोन को हमने नीचे फेंका उस कंडीशन में हम देख रहे हैं। तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, s = ut + ½ at²। सिंपल है ये, तो ut + ½ at² हो जाएगा। फाइन, चलिए, अब s हमें नहीं पता, सॉरी s ले लो या फिर h ले लेते, चलो h ले लेते हैं। फाइन, देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, कब और कहाँ मिलेंगे। तो हमने बोला है कि भाई ये s टाइम के बाद मिल जाएंगे। मतलब ये हो सकता है कि ये स्टोन यहाँ पर था, ये स्टोन है यहाँ पर, दोनों के जो मीटिंग पॉइंट होगा वो मे बी यहाँ हो गया मीटिंग पॉइंट इनका। यहाँ से इसने कवर की है h डिस्टेंस, h हाइट इसने कवर कर ली, और इसने जो ऊपर जाने में कवर की है वो है h डैश। फाइन, अब टाइम कितना दोनों का, t टाइम है। बस इन 3 चीजों को हमें बताना है, दैट्स इट। सो जब हम हाइट की बात करेंगे, ऊपर से जब नीचे आ रहा है स्टोन, उस टाइम की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने हाइट क्या ली है, h ली है, टाइम दोनों में कॉमन रहेगा, तो हाइट हमको नहीं पता, इज इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो यहाँ देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख देंगे, 0, टाइम का हमको नहीं पता है, प्लस ½ ये g आएगा। ½ g की वैल्यू कितनी है, तो देखो जब हमने इसको गिराया है नीचे तो g की वैल्यू कितनी हो गई है, 9.8 मीटर/सेकंड² है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 9.8 मीटर/सेकंड², और ये आ गया t²। फाइन, चलिए, अब h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0, प्लस यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं इनको। तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 4 = 8, 1 और 8 बचेगा, 2 9 = 18, दैट इज 4.9। तो यह आ गया 4.9 t²। तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4.9 t²। इट विल बी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम बोलेंगे कि व्हेन डाउनवर्ड, अगर हम अपवर्ड की बात करें, व्हेन अपवर्ड मतलब व्हेन स्टोन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। फाइन, आपको कंप्लीट लिखना है, व्हेन स्टोन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई एम जस्ट राइटिंग व्हेन अपवर्ड, जब अप ले रहे हैं, यानी कि अगर मैं उस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रही हूं तब क्या होगा, तब भी हमें फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई करना है, दैट इज h डैश। इस बार क्या होगा, h डैश। एज आई टोल्ड यू कि जब हम बात कर रहे हैं एक स्टोन ऊपर से आया नीचे, एक स्टोन आया नीचे से गया ऊपर, लेकिन अगर मैं दोनों के स्टोन की मीटिंग टाइम की बात करूंगी तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, h डिस्टेंस कवर की, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, h डैश डिस्टेंस कवर की, और टाइम कितना हुआ हमारा, t टाइम कंज्यूम हुआ है। फाइन, तो यहाँ पर देखो h डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut + ½ gt²। बट जब हमने
इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका था तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी जरूर थी। इसकी देखो वेलोसिटी क्या थी, इसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी को तो हम नेग्लेक्ट कर नहीं सकते। तो यहाँ आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस हाफ। जी की वैल्यू किस में आई थी, नेगेटिव, बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन में है ये, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज वाई यहाँ पे जी कितना आया -9.8 टी स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर हो गया, डन, फाइन। नाउ एच डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 25 टी माइनस यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 4.9, तो -4.9 टी स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुका है एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और हमने क्या फाइंड आउट किया है। फाइन, अब हमें h की वैल्यू पता है, h डैश की वैल्यू पता है, इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू नो वेरी वेल कि इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, इसने भी कुछ डिस्टेंस कवर की, बट इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से जहाँ से स्टोन को गिराया गया था वहाँ से इस टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट हमें गिवन है दैट इज 100 मीटर। देखो टोटल हाइट हमें क्या गिवन थी, 100 मीटर गिवन थी उस टावर की, तो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 100 मीटर। नाउ अब हम लिख सकते हैं कि h प्लस एच डैश कितना होगा, 100 मीटर होगा। आई होप कि इतनी चीज तो डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। h हाइट इसने कवर की, h डैश हाइट नीचे वाले ने कवर की, बट दोनों को मिला के कितना आया, 100 ही तो आया। ग्राउंड से टावर की हाइट को हम चेंज थोड़ी ना कर सकते, तो ये तो 100 मीटर होगा। तो वी नो वेरी वेल कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 100 आएगा। क्यों आएगा, h प्लस एच डैश होगा, दैट इज राइट, फाइन। सो h प्लस एच डैश इज इक्वल्स टू, ये होता है 100, ये हमको गिवन है कि टोटल हाइट कितनी थी हमारी 100, इसलिए हमको गिवन है। अब इसी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो h प्लस एच डैश इज इक्वल्स टू, h की वैल्यू देखो कितनी है 4.9 टी स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 4.9 टी स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। फाइन, अब देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास कि भाई h प्लस एच डैश जो है वो कितना है, वो है 25 टी, और इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज ये तो हमें गिवन है, ये हमारे पास था नहीं, ये हमको गिवन पार्ट है ये तो हमारा, तो हम इसकी वजह से यहाँ पुट कर सकते हैं 100, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 100 इज इक्वल्स टू 25 टी। जब हम 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25 को ट्रांसपोज करते ही आ गया 100/25 इज इक्वल्स टू टी, और 25 × 25, 25 4 × 100, तो टाइम विल बी 4 सेकेंड्स, टाइम विल बी 4 सेकेंड्स। तो देखो ये आंसर किसका है, यह आंसर है कि इसने कितना टाइम कंज्यूम किया है दोनों ने मिलने में। दोनों जब मिले तो कहाँ पर मिले ये हमको नहीं पता, लेकिन दोनों जब मिले तो उनका टाइम कितना था, 4 सेकेंड था, ये तो हमको पता चल गया। टाइम कितना लिया उसने, 4 सेकेंड लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों में से कहीं पर भी ना हम टाइम रख के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। फाइन, तो टाइम को अगर हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको ले लेते हैं। चलिए टाइम आ गया हमारा 4 सेकेंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, h और h डैश करना है। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इस टाइम को रख के देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा, हमारी h हाइट जो है वो कितनी होने वाली है। सो इक्वेशन नंबर 1, put the value of t in equation number 1। इक्वेशन 1 में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4.9 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, मतलब कि 4 स्क्वायर, और 4 4 से क्या होता है हमारा 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4.9 से, और 16 को जब हम 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 78.4 मीटर आ जाएगा। कैसे, तो ये देख लो यहाँ पर आएगा h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4 4 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और जब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं, 49 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 16 से, 6 9 का क्या होता है 54 होता है। फाइन, तो ये हो जाएगा 54, 6 4 24
+5 29 मल्टीप्लाई बाय 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर आंसर आने वाला है 4 8 1 7 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है तो ये आ गया 78.4। दैट मीन्स कि जो हाइट है वो कितनी है 78.4 मीटर है। किसकी हाइट है? तो जो स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा था उसने कितनी डिस्टेंस के बाद में वो उससे मिला है, दूसरे स्टोन से वो मिला है 78.4 मीटर की डिस्टेंस के बाद में। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन पार्ट, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं हम इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 h प्लस h डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है 100 होता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे h डैश की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी 100 माइनस h कर देंगे। इसका मतलब है h डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 78.4। अब 78.4 को अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 21.6 मीटर मिल जाएगा। तो h डैश इज इक्वल टू कितना आ गया है 21.6 मीटर। दैट मीन्स कि जो आपका आंसर है हाइट कितनी इसने कवर की है, कितनी डिस्टेंसेस के बाद ये मिले हैं। तो जो छोटा वाला जो नीचे वाला था जिस स्टोन को हमने फेंका था वो 21.6 मीटर की डिस्टेंस पे उससे मिल गया, और जो ऊपर वाला स्टोन था जब वो गिर रहा था तो वो 78.4 मीटर की डिस्टेंस कवर करके फिर उससे मिला, और ये कितने में हो गया, ये 4 सेकेंड के अंदर हो गया। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं बिकॉज मे बी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बिल्कुल भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, देखो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ओके 78.4 ठीक है 21.6 है। चलिए नाउ यहाँ पर आ जाएगा आपका 21.6। चलिए सो देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कहा था कि भाई एक स्टोन था जिसको हमने ऊपर से फेंका 100 मीटर की हाइट से, दूसरा स्टोन है जिसको हमने ऊपर फेंका 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये फाइंड आउट करना था कि दोनों कहाँ मिलने वाले। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब हम एक स्टोन को नीचे गिरा रहे हैं एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, दोनों जहां पर मिलेंगे तो दोनों की डिस्टेंसेस कितनी होगी, इसने h हाइट कवर की, इसने h डैश हाइट कवर कर ली, लेकिन दोनों को अगर मैं टोटल कर देती हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, टोटल करने पे तो 100 ही आएगा, बिकॉज जो कि टावर और उस ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस होगी वही तो आने वाला है। फाइन, तो अभी क्या हो जाएगा, अब हमें ये बताना था कि भाई हाइट कितनी कवर की दोनों ने, तो हमारे पास ये वैल्यूज गिवन थी। हमने क्या बोला कि दोनों जो है वो t सेकंड के बाद मिलने वाले, दोनों ही t सेकंड के बाद मिलने वाले। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अगर एक सर्टेन टाइम पे मिल रहे हैं तो दोनों का टाइम सिमिलर होना चाहिए। अब h और t के बीच का रिलेशन तो हमारे पास सिर्फ एक ही है। इस h और t के रिलेशन से हमें क्या मिला, हमें मिला h और t के बीच का एक इक्वेशन मिल गया सॉल्व करने पे। फिर हमने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए चेक किया, फिर वैल्यूज पुट करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया h डैश की वैल्यू। h डैश और t के बीच का एक और रिलेशन मिल गया। दोनों को ऐड करने पे हमें पता है कि 100 आने वाला है, बिकॉज h और h डैश कितना है, टोटल मिला के 100 है। तो यहाँ पर हमने उनको पुट कर दिया। इनको जब ऐड किया तो ऐड करके 100 आया, 100 से सॉल्व करके हमें क्या मिला, t मिला। t इज 4 सेकेंड, तो t अगर 4 सेकेंड है तो अब आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी t की वैल्यू पुट करके h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू पुट की और इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, h इज इक्वल्स टू 78.4 मीटर। अब हमें पता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो टोटल है वो कितनी है, 100 है। अगर 78.4 मीटर ऊपर वाले स्टोन ने कवर कर ली है नीचे आने में, तो जो रिमेनिंग होगी वही तो नीचे वाला स्टोन जब ऊपर जाएगा वो कवर कर रहा है। इसका मतलब उसने कितनी कवर की, 100 माइनस 78.4। अगर डेसिमल्स में आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है। इसको देखो कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 100, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, एंड 78.4 को माइनस करना है, 78.4 हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना होगा 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9। अब माइनस कर दो, यहाँ रह गया 6, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, तो ये कितना आ गया आंसर हमारा 21.6 मीटर आ गया। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया, बहुत छोटी सी चीज पूछी थी। सिर्फ हमारे माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि हमें टाइम जो है वो सिमिलर रहेगा, एक फिक्स टाइम पे अगर वो दोनों मिल रहे हैं इसका मतलब है टाइम दोनों में क्या रहेगा, टी टाइम रहेगा। और क्या ध्यान में रखना था कि हाइट जो है दोनों की वो ऐड करके 100 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, बिकॉज टोटल हाइट कितनी है टावर और ग्राउंड के बीच की, 100 है। तो ऑब्वियस ही बात है जब दोनों जहां भी मिलेंगे
तो एक नीचे से डिस्टेंस किसी एक ने कवर की, ऊपर वाले डिस्टेंस किसी और ने कवर की है, तो दोनों को मिला के 100 ही तो आएगा। फाइन, बस उसको याद रखना है, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉल है जो कि थ्रोन अप वर्टिकली, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है वर्टिकली, रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। वो नीचे थ्रोअर के पास वापस आई। अब सपोज अगर मैंने इस पेन को ऊपर फेंका है तो ये मेरे पास वापस आ गया, लेकिन ये 6 सेकेंड के बाद आया। मैंने ऊपर फेंक के टाइम नोट किया, जब मेरे हाथ में वापस आया तो कितना टाइम हो गया, 6 सेकेंड हो गया। फाइन, आई होप कि इतनी चीज तो आपको क्लियर है। देखो ज्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब सिंपल चीज है। कोई ऑब्जेक्ट था, ऊपर गया, नीचे आया, 6 सेकेंड में आ गया। लेकिन वो, अब हमें ये पता है कि जितना टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट क्या करता है, नीचे आने में भी लेता है। तो उसका जो टाइम होगा ऊपर जाने का और नीचे आने का कितना होगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। फाइन, तो ये जो बॉल है, इस बॉल को हमने ऊपर फेंका, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइन, यहाँ u हमें नहीं पता है अभी, लेकिन जो टाइम है वो गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड ऊपर जाने का, और अगेन टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड कहाँ है, नीचे आने का। क्यों है, क्योंकि टोटल टाइम कितना है, 6 सेकेंड है। फाइन, चलिए, नाउ द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, इसको हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा g कितना है। तो g, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है तब इसका g कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका गया है, तब ऑब्जेक्ट के जब नीचे की तरफ की बात करेंगे तब जो g होगा वो कितना होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव में आ जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख के फिर सॉल्व करना है, इनको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सी चीज कब पॉजिटिव आने वाली है, कौन सी चीज कब नेगेटिव आने वाली है। हमने टाइम को डिवाइड बाय 2 क्यों किया था। आई होप कि अभी चीज क्लियर हो गई है कि जब हम ऊपर की डायरेक्शन की बात करेंगे तो g हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब अगर g के नीचे आने की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कितनी हो, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज वाई जो g होगा वो भी कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, चलिए, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर है। और टाइम का भी आपको पता है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये 6 सेकेंड को हमने क्या बोला, 3 सेकेंड्स ले लिया हमने। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। u हमें फाइंड आउट करना है, v तो हमको पता है कि 0 होने वाला है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है u। आफ्टर दैट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, तो उसकी हाइट कितनी है, कितना ऊपर ये गया है अभी तक आपका बॉल, एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद की पोजीशन बतानी है, मतलब हाइट तो आपकी है ही, ठीक है, टोटल हाइट जो भी है उसमें से आपको क्या करना है, 1 सेकेंड का माइनस करके फिर बताना है, तब आपकी हाइट कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। चलिए, नाउ अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से है तीनों फॉर्मूले, वो लिख देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा u प्लस ए टी, सेकेंड हो जाएगा देखो h इज इक्वल्स टू, ओके जी टी होगा यहाँ पे, डोंट फॉरगेट, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सो दीज आर द फॉर्मूला। फाइन, ये पूरा तो कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में गिवन था। उसके अलावा ये सारे, ये क्या है, तीनों हमारे फॉर्मूले हैं। अब हमें इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी। गिवन क्या क्या है, तो देखो हमें टाइम भी गिवन है, हमारे पास g गिवन है, और हमारे पास क्या है, v भी गिवन है। तो u फाइंड आउट करने के लिए तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। फाइन, जब किसी भी चीज को देखो, जब ऊपर इसको फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 इज इक्वल्स टू u हमको नहीं पता, प्लस g कितना हो जाएगा हमारा, g हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में है, इसका मतलब कौन सा होगा g, -9.8। तो यहाँ हम लिख देते हैं -9.8। टाइम कितना कंज्यूम किया है, टोटल 6 सेकेंड था, लेकिन सिर्फ ऊपर जाने में 3 सेकेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा
3 सेकेंड टाइम। नाउ ये तो हो गया 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, हम 9.8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। देखो हमने क्या करा था, हमने 9.8 माइनस क्यों लिया था, क्योंकि ऊपर जा रहा था। वेलोसिटी 0 क्यों थी फाइनल, बिकॉज ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद में वेलोसिटी हो जाती है 0, और उसके बाद में जो बॉल या स्टोन जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। दैट इज वाई हमने इसको क्या लिया, माइनस लिया। चलिए नाउ 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और उससे पहले जब ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं काम करती हूँ, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9.8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, क्या फर्क पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 9 जा होता है 27, प्लस 2 हो गया 29, तो आंसर कितना आ गया 29.4। दैट मीन्स कि वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल चुका है कि यू कितना होगा। बहुत सिंपल है, वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमें फॉर्मूला चेक करना था, तो हमने लगाया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमारे पास u भी है, हमारे पास t भी है, हमारे पास g भी है, बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, कि हाइट कितनी होने वाली है। अब आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इफ यू वांट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हमें h फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल्स टू u की वैल्यू देखो कितनी है, 29.4 है, 29.4 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी थी, 3 सेकेंड थी, प्लस हाफ। ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका गया है, इसका मतलब g कितना हो जाएगा, -9.8, और टाइम कितना था 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। फाइन। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 29.4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। देखो 29.4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 4 3 जा हो जाता है 12, 9 3 जा 27, प्लस 1 28, 3 2 जा 6 एंड 2 8, तो ये हो जाएगा 88.2। यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 88.2। माइनस यहाँ करते हैं 9.8 को डिवाइड कर देते, तो यहाँ आ जाएगा 4.9, तो ये 4.9 मल्टीप्लाई बाय 9, बिकॉज 3 3 जा 9 होता है, तो 4.9 को मल्टीप्लाई कर लो अभी 3 से, तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा हो जाता है क्या, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 44.1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 44.1। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 88.2 माइनस 44.1। तो अब माइनस कर देते हैं, जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 44.1 मीटर। दैट मीन्स कि हमारी हाइट कितनी कवर हुई है, हाइट जो है वो है 44.1। इस ऑब्जेक्ट को जो फेंका गया है, जब इस बॉल को फेंका गया था ऊपर, तो इसने 44.1 डिस्टेंस को कवर किया। दैट मीन्स कि हाइट कितनी हो गई, 44.1 मीटर हो गई। आई होप कि यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली व्हाट वी आर सेइंग, हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हाइट चाहिए थी, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट की है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 29.4 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल जो हमारी हाइट है, हाइट कितनी है, 44.1 मीटर है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड इसकी पोजीशन कितनी है, हमें ये बताना है। फाइन, तो आफ्टर 4 सेकेंड हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो 3 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन कितनी है, 44.1 मीटर है। फाइन, अब हमें ये बताना है कि 4 सेकेंड के बाद कितनी है। तो देखो एक काम करते हैं, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉल है, ये बॉल 3 सेकेंड के बाद तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पहुंच गया, 44.1 मीटर पे पहुंच गया। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, ये रिवर्स हो गया, और रिवर्स होते ही जो 1 मीटर के बाद रिवर्स हो गया, तो यहाँ 3 सेकेंड तो इसने कंप्लीट कर लिया। 1 सेकेंड के बाद में भी ये अप्रॉक्स यहाँ पे आ रहा है। आफ्टर 1 सेकेंड जब ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के टाइम पे 1 सेकेंड के बाद हमने चेक किया, ये तो 3 सेकेंड हमारे अलग है। जब नीचे गिर रहा है तो 1 सेकेंड के बाद हमने चेक किया, तो अप्रॉक्स ये आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस है इसकी। 4 सेकेंड के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, ये।
कुल मिला के आपको ये क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन यहाँ होगी, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। जनरली हम यही तो करते हैं, यहाँ से कोई कार जब हमारी मूव करती है यहाँ पे आ जाती है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आने के बाद क्या होती है, वो यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद अब सपोज इसे 3 सेकेंड में यहाँ तक ही पहुंची है। आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। फाइन, आफ्टर 1 सेकेंड क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आ गई। टोटल इसने टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड। यहाँ इसने 1 सेकेंड लिया यहाँ से यहाँ आने में, टोटल इसने टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड लिया। डिस्प्लेसमेंट पता करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो ओवरऑल हम ये करते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होगी उसमें से हम इतनी डिस्टेंस को हम माइनस कर देते हैं। पॉसिबल है, बिल्कुल है। बस अब हमें क्या पता करना है, हमें ये डिस्टेंस तो पता है कि ये हाइट कितनी है, ये थी 44.1 मीटर। जो हाइट है टोटल ये कितनी है, 44.1 मीटर है। मुझे क्या करना है, सिर्फ ये फाइंड आउट करना है और इसमें से माइनस कर देना है, तो मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 1 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो पता कर लेते पहले। तो चलो अब आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर 3 सेकेंड it reaches at h पर्टिकुलर हाइट पे ही पहुंच गया। इसका मतलब ये किस पे पहुंच गया, 44.1 मीटर पे पहुंच गया। फाइन, 1 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमको देखना है बस। तो ये आप डायग्राम भी बना सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कवर हुई है, 3 सेकेंड लिया है, 44.1 डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है। हमें पता करना है यहाँ तक का 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, उसको माइनस करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। 4 सेकेंड में से 3 सेकेंड को माइनस कर देते हैं क्योंकि 3 सेकेंड तक का तो हमें पता ही है। तो हमारा टाइम कितना है, 1 सेकेंड। हमें अब पता क्या करना है, डिस्टेंस पता करनी है, मतलब कि h डैश को पता करना है। 1 सेकेंड में इसने कितनी हाइट को कवर किया है, तो ये हमको पता करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से मैं आपको यही इक्वेशन बता रही हूँ कि टाइम हमारे पास में है, टाइम हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये हमें हाइट पता करनी है। देख लेते हैं। तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन जब ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते टाइम क्या हो रहा है, नीचे गिरते टाइम क्या होगा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। ठीक है, तो यहां हम क्या लेंगे, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी को हमें लेना है 0। जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे गिर रहा है। भाई 3 सेकेंड तक तो ये ऊपर गया था, उसके बाद क्या हुआ, यू टर्न ले लिया इसने और ये नीचे की तरफ आने लग गया। तो u कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम हम कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड, बिकॉज हमें क्या चेक करना है, आफ्टर 1 सेकेंड जो है इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड इक्वल्स टू, यहाँ हाफ, सॉरी इक्वल नहीं, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में गिर रहा है, डाउनवर्ड्स में है, दैट मीन्स की पॉजिटिव 9.8 होगा। तो यहाँ हो गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। चलिए, सो h डैश इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 0। फाइन, तो ये हो गया 0, इसको हमें लेना ही नहीं है। प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 4.9, तो ये आ गया 0 प्लस 4.9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 4.9 ही आने वाला है। सो h डैश इज इक्वल्स टू 4.9 मीटर। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के बाद इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर की। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से इसने 3 सेकेंड में कवर किया 44.1, फिर इसे रिवर्स कर दिया, रिवर्स आया तो 1 सेकेंड के बाद इसने कवर कर दिया 4.9। मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस है 44.1, यहाँ से मैं माइनस करूंगी तो कितना हो जाएगा 4.9, 4.9 को माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो मुझे अब पता करना है मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्वेश्चन में भी क्या गिवन था, यही गिवन था, फाइनल पोजीशन बोली है आफ्टर 4 सेकेंड, तो इट्स फाइनल पोजीशन जो कि आफ्टर 4 सेकेंड होगी। ओके, हम थोड़ा सा कलर इसका फिर से चेंज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू।
नाउ इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड, पोजिशन क्या होगी इसकी 44.1 माइनस 4.9 मीटर, तो माइनस कर दो 4.9 मीटर। देखो 44.1 में से अगर मैं 4.9 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, तो यहाँ 11 में से 9 माइनस कर दो, इट विल बी 2। यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास रहा 3, दैट मीन्स कि 13 हो गया। चलिए 13 में से हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 में से 4 को माइनस करते ही हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3, दैट मीन्स आ गया 39.2। चलिए तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आएगा 39.2 मीटर। तो इसने 4 सेकंड के बाद में कितनी डिस्टेंस कवर की है इस ऑब्जेक्ट ने, 4 सेकंड के बाद अगर हम देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसकी पोजीशन पूछी है, हमें डिस्टेंस नहीं पूछा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा होता तो हम इनको ऐड करते, लेकिन इन्होंने क्या पूछा, इसकी पोजीशन क्या है, और पोजीशन का मतलब होता है हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 39.2 मीटर। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर 39.2 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। ये तो बहुत सिंपल थे, मेन कॉम्प्लिकेटेड था ये, जिसके अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है। अगर डिस्टेंस बोला होता तो हम इन दोनों को करते ऐड, लेकिन हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, इसीलिए हमने क्या कहा कि भाई ये 39.2 मीटर की डिस्टेंस पर, 39.2 मीटर की हाइट पर ये अभी प्रेजेंट है। फाइन, आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलिए सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? किसी भी लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें हमारे बायन फोर्स की, तो वो किस तरफ कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है। भाई नीचे की तरफ तो हमारा ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो पानी क्या करता है, उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। दैट मीन्स कि बायन फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पानी जो प्रेशर लगा रहा है ना इसके ऊपर, वही तो है बायन फोर्स। तो बस उसी को हम क्या कहते हैं, बायन फोर्स। तो ये बायन फोर्स देखो कौन सी डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन तो, कि बायन फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप पानी के अंदर उसको वाटर के अंदर इमर्ज करोगे या किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करोगे तो वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायन फोर्स लगाएगा। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। एक प्लास्टिक का एक ब्लॉक है, उस प्लास्टिक ब्लॉक को जब आपने पानी के अंदर छोड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली पानी की सरफेस पे क्यों आ गया, वो नीचे क्यों नहीं रह गया। सिंपल सी चीज़ है, हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कब करता है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। कैसे पता है, तो फ्लोट और सिंकिंग के लिए सिर्फ दो चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। हमारा वाला तो खैर फ्लोट कर रहा है, तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लगेगा, उसके वेट की वजह से लगता है। वेट इज इक्वल टू mg, या हम बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू mg। ग्रेविटेशनल पुल या वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कह देते हैं कि ये डाउनवर्ड में है, w इज इक्वल टू mg फोर्स लग रहा है। एक जो वाटर लगाता है, वाटर या कोई लिक्विड अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो वो होता है बायंट फोर्स, जो कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। एंड यू नो वेरी वेल कि जो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो फोर्स ज़्यादा होगा, उसी की डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाएगा। अगर बायंट फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल पुल, तब तो क्या होगा, इसके ऑब्जेक्ट के वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बायंट फोर्स अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। बायंट फोर्स अगर आपका ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से जब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये फ्लोट कर जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा हो चुका है, मतलब कि W अगर आपका ज़्यादा है बायंट फोर्स से एज कम्पेयर टू बायंट फोर्स, अगर ये वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो है सिंक कर जाएगा। फाइन, सेकेंड फैक्टर क्या होता है भाई, फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया हमारा, सेकेंड फैक्टर ये होता है डेंसिटी। सेकेंड फैक्टर क्या होता है, इसकी डेंसिटी हो जाती है। सेकेंड फैक्टर जो है वो होगा इसका डेंसिटी। डेंसिटी कैसे, तो डेंसिटी ऐसे कि वाटर से अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो चुकी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है अगर कम, दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपोजिट होगी, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ज़्यादा, वाटर की डेंसिटी है कम,
इसका मतलब है ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, ये सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है कम और वाटर की डेंसिटी है ज़्यादा, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ज़्यादा और वाटर की डेंसिटी है कम, वाटर की डेंसिटी अगर कम है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक कर जाएगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इस प्लास्टिक ब्लॉक की, तो इस प्लास्टिक ब्लॉक पे क्या हो रहा है, इस प्लास्टिक ब्लॉक की डेंसिटी है कम, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लास्टिक ब्लॉक। तो प्लास्टिक ब्लॉक की अगर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी अगर कम है, इस प्लास्टिक ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, कम है, वाटर की डेंसिटी है ज़्यादा, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये फ्लोट करेगा। फाइन, ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है कि इसका बायन फोर्स ज़्यादा है, बायन फोर्स जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द वेट और द ग्रेविटेशनल पुल। बायन फोर्स ज़्यादा है इसीलिए भी ये फ्लोट कर रहा है। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। चलिए, इसकी थ्योरी आपको ऑब्वियस ही बात है, एग्जाम में आपको थ्योरी पार्ट लिखना ही पड़ेगा, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है दैट इज 50 ग्राम। ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का हमें क्या गिवन है, इस ऑब्जेक्ट का हमें गिवन है मास। तो मास कितना है इसका, 50 ग्राम। एंड द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज, इस सब्सटेंस का वॉल्यूम है आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, और हमें पता है कि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोग्राम में होती है, तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, सो देखो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मास कितना है, 50 ग्राम है। नाउ अगर हमें बोला गया है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर, डी ऑफ डब्ल्यू लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारा, ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो यूनिट सेम है दोनों की, बिल्कुल सिमिलर है, तो फिर चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसको चेंज करेंगे तो इसको भी करो, इट्स बेटर कि हम दोनों को ही नहीं करते, दोनों की यूनिट बस सिमिलर होनी चाहिए ना। नाउ फाइंड विल द डिस्टेंस फ्लोट और सिंक। अब ये जो सब्सटेंस है, सॉरी डिस्टेंस नहीं, सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा ये हमें बताना है। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारी डेंसिटीज की, तो वी नो वेरी वेल कि अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसकी डेंसिटी है कम, वाटर की डेंसिटी है ज़्यादा, तब तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा। फाइन, लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी हो गई है कम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई, जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है, और जो वाटर है उसकी डेंसिटी हो गई है कम, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। सो लेट अस चेक कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। जो सब्सटेंस हमें गिवन है ना उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा मास अपॉन वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, जो कि हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा आपको, मास देखो कितना है 50 ग्राम है, अपॉन वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल। तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना आ जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 2.5 ग्राम ऑफ मास जो है उस ऑब्जेक्ट का है वहाँ पर। बट वाटर की डेंसिटी देखा जाए तो कम है, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज 1 इज लेस देन 2.5। नाउ यू नो वेरी वेल कि अगर वाटर की डेंसिटी है कम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ज़्यादा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ज़्यादा और वाटर की डेंसिटी अगर कम, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंक कर जाएगा। तो सब ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और जस्ट कंपेयर करना है दोनों को, कौन ज़्यादा और कौन कम है। वाटर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए अगर हमें उसको फ्लोट करवाना है तो। चलिए, सो देखो यही बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम सील्ड पैकेट, एक 500 ग्राम सील्ड पैकेट है, उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 350 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। दैट मीन्स कि वो जो पैकेट है, इस पैकेट का मास हमें गिवन है 500 ग्राम एंड वॉल्यूम इज
350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? So density of water is 1 gram per centimeter cube. Now what will be the mass of the water displaced by this packet? आपको ये बताना है कि कितना मास जो है वो जो ऑब्जेक्ट है, पैकेट है, उसने डिस्प्लेस कर दिया। और उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट जो है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो फ्लोट और सिंक के लिए तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ पैकेट। डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या है? इट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है इसका? 500 अपॉन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 350। तो 0 2 देखो 0 कैंसिल, 35 से 50 कैंसिल कर देते, 7 से कर देते, 7 5 7 जा 35, इससे तो होगा नहीं, चलो 5 7 जा 35 और 5 से इसको किया तो 10। तो डेंसिटी ऑफ पैकेट क्या आ जाएगा? 10/7। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? देखो 7 1 जा 7 पॉइंट, 7 4 जा 28 होगा, फिर 2 रिमेनिंग रहेगा, 2 0, 7 2 जा 14। तो यह आ गया 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप कि अब आपको पता है कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो देखो डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ पैकेट कितना है? ज्यादा हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर से। और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर कम है और अगर पैकेट की डेंसिटी है ज्यादा, दैट मीन्स कि जो पैकेट होगा वो सिंक हो जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। सो पैकेट विल सिंक, पैकेट विल सिंक नॉट फ्लोट। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि पैकेट जो है वो सिंक करेगा, पैकेट फ्लोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो चुकी है। अगर वाटर की डेंसिटी होती है ज्यादा तब तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, लेकिन वाटर की डेंसिटी अगर कम है दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। सो डेंसिटी हमें मिल गई है। चलिए सो देखो इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है हमें आंसर में? कि जो डेंसिटी ऑफ द 500 ग्राम सील पैकेट है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है? 1.42। फाइन, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई ये पानी के अंदर क्या होगा? सिंक हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए सो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चाहे आपने क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी पार्ट हो, सब कुछ यहाँ हमारा क्लियर हो चुका है। चैप्टर का रिवीजन भी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आते हैं आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है वो भी, बिकॉज फिजिक्स वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, डेली लाइफ से रिलेटेड होती है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्टिंग तो होगी ही। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।